बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष के उपभोक्ता अर्थशास्त्र में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीवन स्तर या रहन सहन का स्तर, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीवन स्तर होता क्या है, इसके क्या निर्धारक हैं, जीवन स्तर के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जीवन स्तर होता क्या है। तो जीवन स्तर या रहन सहन का स्तर किसी व्यक्ति, वर्ग या देश के निवासियों की उन दशाओं को व्यक्त करता है जिनमें वे जीवन व्यतीत करते हैं। यानी जिस देश के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होता है वह देश विकसित एवं उन्नत देश माना जाता है। इसके विपरीत जिस देश में जीवन स्तर नीचा होता है वह देश पिछड़ा, मध्य विकसित एवं निर्धन माना जाता है। यह व्यक्ति समाज अथवा देश की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। जीवन स्तर किसी व्यक्ति के रहन सहन के ढंग, उपभोग स्तर एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण का सम्मिलित रूप होता है। इसे हम जीवन स्तर कहते हैं। उसके बाद अगर हमें इसकी कोई परिभाषा देनी है तो वो कुछ इस प्रकार देंगे कि जीवन स्तर वे वस्तुओं और सेवाएं हैं जिनके लिए कोई परिवार या समूह आग्रह करता है और ना मिलने पर कष्ट का अनुभव करता है, वो जीवन स्तर कहलाता है। रहन सहन का स्तर अथवा जीवन स्तर से आशय उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा एवं गुणवत्ता से लिया जाता है जिन्हें कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में प्राप्त करके उपभोग करता है और धीरे धीरे उनके प्रयोग का अभ्यस्त हो जाता है, वो जीवन स्तर कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि जीवन स्तर के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जीवन स्तर भौतिक धारणा है, यानी यह ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की ओर इंगित करता है जिनका व्यक्ति, परिवार या समाज अभ्यस्त हो जाता है और ना मिलने पर कष्ट का अनुभव करता है। उसके बाद अगला पॉइंट, जीवन स्तर एक लोचपूर्ण धारणा है, यानी जीवन स्तर एक परिवर्तन है। जैसे व्यक्ति या परिवार कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग का अभ्यस्त हो जाता है और ना मिलने पर वह कष्ट का अनुभव करता है, किंतु इन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में कठोरता आवश्यक नहीं है। शिक्षा, ज्ञान आदि में परिवर्तन करने पर उनमें परिवर्तन करने का प्रयास करता रहता है। उसके बाद जीवन स्तर एक सापेक्षिक धारणा है, यानी सापेक्षिक यानी तुलनात्मक धारणा है। जैसे जीवन स्तर व्यक्ति, परिवार, देश की आर्थिक स्तर का सूचक होता है तथा इसे तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण, जब यह कहा जाता है कि इंग्लैंड के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा है तो यह भारत, पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना सत्य है। हो सकता है कि इंग्लैंड और अमेरिका की तुलना करते समय यह सत्य हो कि इंग्लैंड के निवासियों का जीवन स्तर अमेरिका की तुलना में ऊंचा न होकर नीचा हो। तो ये जीवन स्तर के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें थीं। अब हम देखते हैं कि जीवन स्तर के निर्धारक कौन कौन से हैं। तो जीवन स्तर के प्रमुख निर्धारक हैं, जैसे पहला पॉइंट शिक्षा एवं संस्कृति, यानी किसी परिवार या देश के रहन सहन का स्तर सदस्यों की शिक्षा एवं संस्कृति के स्तर पर निर्भर है। शिक्षा घर के रखरखाव, साज सज्जा, वस्तुओं के चयन, बातचीत का ढंग, उठने बैठने के ढंग आदि को निर्धारित करता है। शिक्षा ही व्यक्ति में एक अंतर्दृष्टि विकसित करती है जिससे जीवन का हर पक्ष प्रभावित होता है। यदि परिवार में शिक्षित सदस्यों की संख्या, शिक्षा एवं संस्कृति का स्तर ऊंचा है तो जीवन स्तर ऊंचा होगा। इसके विपरीत यदि शिक्षा एवं संस्कृति का अभाव है तो जीवन स्तर उसका नीचा होगा। तो ये शिक्षा और संस्कृति थी। दूसरा पॉइंट, आय का आकार या स्तर, यानी आय का आकार प्राचीन काल से ही जीवन स्तर का मापक माना जाता है। जैसे जिस देश, समाज, परिवार या व्यक्ति की आय अधिक होती है तो उसका जीवन स्तर ऊंचा माना जाएगा। इसके विपरीत आय स्तर अगर निम्न है तो उसका जीवन स्तर भी निम्न माना जाएगा। उसके बाद उपभोग की मात्रा एवं स्वरूप, यानी जीवन स्तर की सभी परिभाषाओं में उपभोग की मात्रा एवं गुणवत्ता को ही आधार माना गया है। जैसे उदाहरण, मान लो का और खा दो व्यक्ति हैं तो का व्यक्ति के घर में 10 कमरे हैं और खा व्यक्ति के घर में 4 कमरे हैं, किंतु का की तुलना में खा के कमरे साफ सुथरे, हवादार और भली भांति सुव्यवस्थित हैं। तो खा का जीवन स्तर
ही ऊंचा होगा, का तो नहीं होगा, क्योंकि का के घर में जो है, का वाले व्यक्ति के घर में 10 कमरे हैं, 10 कमरे तो साफ होंगे नहीं, जिसके कम कमरे हैं वो साफ सुथरे होंगे। तो खा का जीवन स्तर ऊंचा होगा और का नहीं। उपभोग वस्तुओं के साथ ही सेवाओं की मात्रा और स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है नैतिक मूल्य, यानी नैतिक मूल्य एक व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं ये देखना। यानी प्राचीन भारत में जीवन स्तर का अभिसूचक जीवन मूल्यों एवं नैतिक प्रतिमानों को माना जाता था। भारत में सादा जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्ति का जीवन अच्छा एवं श्रेष्ठ माना जाता है। अभी भी अनेक लोगों द्वारा साधनों की पवित्रता, त्याग युक्त जीवन, ईमानदारी आदि का जीवन में अनुपालन उच्च जीवन का प्रतीक माना जाता है। ये सभी हमारी भौतिक धारणाएं हैं। यहाँ जीवन का सुख शांति में निहित माना जाता है। इस दृष्टि के अनुसार अनुचित एवं अनैतिक साधनों से अर्जित उपभोग साधनों का उपयोग निष्कृष्ट माना जाता है। उसके बाद आता है सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं एवं परंपरा, यानी प्रत्येक समाज, धर्म एवं परिवार में अनेक रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं एवं संस्थाएं प्रचलित होती हैं। समाज का एक अंग होने के कारण व्यक्ति उनके पालन का प्रयास करता है। इस प्रकार धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं एवं परंपराएं जीवन को अनेक स्तर से प्रभावित करती रहती हैं। जैसे उदाहरण, किसी समाज में मांस मदिरा का उपभोग जो है वो उचित माना जाता है और किसी समाज में अनुचित माना जाता है। तो ये है। उसके बाद आता है हमारा मूल्य स्तर। मुद्रा प्रणाली में मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। इसी के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य भी हमारा घटता बढ़ता रहता है। जैसे उदाहरण, यदि वस्तुओं के मूल्य कम है तो उन्हें कम आय से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर मूल्य अधिक है तो वस्तुओं की प्राप्ति कठिन हो जाती है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। उसके बाद आता है पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी प्रत्येक व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन माता पिता के साथ परिवार में व्यतीत होता है। इसलिए उसके जीवन स्तर पर माता पिता के जीवन स्तर एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जन्म से लेकर आत्मनिर्भर होने तक व्यक्ति का पालन पोषण जिन साधनों, वस्तुओं एवं वातावरण में होता है, व्यक्ति उनके उपभोग का अभ्यस्त हो जाता है। आत्मनिर्भर होने पर रुचि, शिक्षा, सामाजिक वातावरण, अनुभव आदि के अनुसार व्यक्ति प्रारंभिक जीवन स्तर में सुधार करता ही रहता है। उसके बाद आता है जीवन के प्रति दृष्टिकोण, यानी प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज का जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होता है। कोई जीवन के प्रति निराशापूर्ण दृष्टिकोण रखता है तो कोई आशापूर्ण। कोई जीवन को नश्वर समझकर दैहिक आराम एवं विलासिता को अनुचित मानता है और कोई जीवन को सत्य मानकर भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति को ही लक्ष्य मानता है। तो ये था। अब आता है भौगोलिक कारण, यानी भौगोलिक कारक एवं जलवायु, भूमि उर्वरकता, खनिजों की उपलब्धता, मौसम आदि का जीवन स्तर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। खान पान, वेशभूषा, वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। जीवन स्तर का प्रभावित होना स्वाभाविक है। ठंडे देशों का खान पान, पहनावा गर्म देशों से भिन्न होता है। उसके बाद देश में शांति व्यवस्था की दशाएं, यानी देश का वातावरण अर्थात शांति एवं व्यवस्थाएं, युद्धकालीन स्थितियां या घर में कलेश होना, अशांति आदि का कारण जीवन स्तर पर ही प्रभाव पड़ता है। यदि कहीं युद्धकालीन स्थितियां हैं तो उस देश को अपने उत्पादक साधनों को युद्ध सामग्री के उत्पादन पर लगाना पड़ेगा और सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति एवं सेवाओं की उपलब्धता बाधित होने लगेगी और व्यक्तियों के रहन सहन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी के प्रति अगर घर में कलेश होंगे तो उस पर बच्चों का भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारा जीवन जो स्तर है वो गिरता चला जाएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था का खुलापन एवं विदेशी संपर्क, यानी अर्थव्यवस्थाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश की छूट रहती है। इसके विपरीत बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी संपर्क कम हो और दूसरे देशों का जीवन स्तर कम प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है अन्य कारक, यानी जीवन स्तर देश में परिवहन एवं संचार साधनों के विकास, बैंकिंग विकास, तकनीक, राष्ट्रीय आय के वितरण, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक दशा, सरकार की स्थायित्व आदि अन्य कारणों से भी प्रभावित होता है। ये तो हमारे थे जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक।
अब हम देख लेते हैं कि भारत में निम्न जीवन स्तर के कारण क्या क्या हैं। पहला कारण हमारा जनाधिक्य है, यानी भारत की जनसंख्या 11 मई 2000 को 100 करोड़ को पार कर गई। क्षेत्रफल की तुलना में इतनी विशाल जनसंख्या का पालन पोषण कठिन है। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। जनाधिक्य के कारण बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। इस प्रकार जनाधिक्य भारत में निम्न स्तर के एक प्रमुख उत्तरदायी कारण है। उसके बाद व्यापक निर्धनता। भारत में व्यापक निर्धनता भी पाई जाती है। यहाँ लगभग 30% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति आय कम होने और व्यापक निर्धनता के कारण उपभोग स्तर जो है वो हमारा नीचे ही रहता है। उसके बाद आता है धन का असमान वितरण, यानी भारत में एक ओर जहां राष्ट्रीय आय कम है, वहीं दूसरी ओर उसका वितरण भी काफ़ी विषम है। समाज के 10% लोग कुल आय का एक बड़ा भाग हड़प लेते हैं और 40% लोग अत्यधिक निर्धनता में जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार धन के असमान वितरण के कारण समाज के एक बड़े निर्धन वर्ग को उपभोग से वंचित रहना पड़ता है, जिसका जीवन स्तर जो है उसका नीचे बना रहता है, जिसके कारण। उसके बाद हमारा सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज, यानी भारत में सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज अत्यधिक वयशील एवं पुरातन पंथी हैं। यानी शादी, विवाह, भोज होते हैं हमारे, धार्मिक आयोजन, तीज त्योहार आदि पर अधिक खर्च होने के कारण दैनिक जीवन में उपभोग स्तर नीचा रह जाता है और जीवन स्तर अन्य देशों की तुलना में नीचा बना हुआ है। उसके बाद आता है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण अंधविश्वास, धन का दुरुपयोग, मादक पदार्थों का सेवन, परंपराओं, रीति रिवाजों पर व्यय अधिक होता है। जीवन स्तर जिससे हमारा नीचा बना हुआ है। अगर लोग अशिक्षित होंगे तो उनका जीवन स्तर नीचे होगा और जो शिक्षित व्यक्ति होंगे उनका जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा होगा। उसके बाद आधारभूत संरचना, परिवहन एवं संचार सुविधाओं की कमी, यानी भारत में परिवहन एवं संचार सुविधाएं विकसित नहीं है। इस कारण सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी बहुत कठिन हो जाता है और उपभोग स्तर ऊंचा नहीं हो पाता। इस पिछड़ेपन के कारण हमारा जीवन स्तर नीचा बना हुआ है। उसके बाद अन्य कारण, जैसे हमारा भारत में व्यापक बेरोजगारी, प्राकृतिक साधन का उचित विदोहन न होना, यानी साधनों का जो उपयोग है वो न होना या साधन हमारे उपलब्ध ही न होना। उसके बाद सामाजिक कुरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ या और दूसरा रहन सहन स्तर के नीचा होना आदि, ये सारे हमारे अन्य कारण हैं। इस कारण हमारा जीवन स्तर जो है वो काफ़ी नीचा बना रहता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जीवन स्तर जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।